नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमिनोफिलिन की। ये एक ऐसी दवा है जो आप समझिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। जितनी ये जीवन बचाने में माहिर है, उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये इलाज की एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है, जहां जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो मुश्किल हो सकती है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इस दमदार दवा के इस्तेमाल के लिए इतने सख्त नियम कायदे क्यों हैं। तो इस सफ़र में हम कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि भाई ये एमिनोफिलिन है क्या भला। फिर समझेंगे कि इसकी डोज या खुराक को लेकर इतनी बारीकी क्यों बरतनी पड़ती है, इसे देने के सही तरीके क्या है और ख़तरे की घंटी बजे तो उससे पहचानना कैसे है। हम ये भी देखेंगे कि दूसरी दवाइयाँ और हमारी आदतें इस पर क्या असर डालती हैं। और सबसे आखिर में हम ये समझेंगे कि ये जो सख्त नियम है ना, असल में यही मरीज़ की असली सुरक्षा है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी नियम कानून की बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एमिनोफिलिन हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। आखिर जब तक हम इसके काम करने का तरीका नहीं समझेंगे, तब तक इसके खतरे को कैसे पहचानेंगे, है ना? मेडिकल भाषा में एक शब्द है फार्माकोकाइनेटिक्स। सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, शरीर में दवा का सफर। एमिनोफिलिन के मामले में ये मुंह के रास्ते शरीर में जाती है, लिवर इसे प्रोसेस करता है और फिर ये यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है। सिंपल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि ये दवा प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को पार कर सकती है और मां के दूध में भी पहुंच सकती है। और बस यही एक बात इसके इस्तेमाल को और भी ज्यादा नाजुक बना देती है। तो अब आते हैं इस दवा की सबसे बड़ी चुनौती पर। जैसा हमने कहा, ये असर और जहर के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चलती है। एक ऐसी पतली लकीर जहां जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। तो वो पतली लकीर है क्या? वो है ये नंबर 10 से 20 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर। ये आप समझिए वो जादुई रेंज है। अगर खून में दवा का लेवल इसके बीच है तो सब ठीक है। ये दवा सुरक्षित भी है और असरदार भी। यही है वो सेफ जोन जिसे हर हाल में बनाए रखना होता है। और देखिए, यहीं पर वो संतुलन वाली बात सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये जो चेतावनी आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल साफ साफ कहती है खुराक में जरा सी भी बढ़ोतरी जहर बन सकती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस दवा के इस्तेमाल का सबसे बड़ा, सबसे अहम नियम है। तो सवाल उठता है, जब खतरा इतना बड़ा है तो डॉक्टर्स ये कैसे पक्का करते हैं कि दवा शरीर में सुरक्षित तरीके से ही पहुंचे? खैर, इसका जवाब है इसके इस्तेमाल के लिए बनाए गए बेहद सख्त नियमों को मानकर। दवा देने के 3 मेन तरीके हैं और हर एक का अपना नियम है। जैसे अगर गोली दे रहे हैं तो उसे पूरा का पूरा निगलना है। उसे चबाना, कूटना या तोड़ना बिल्कुल मना है। अगर आईवी यानी नस से दी जा रही है तो उसे डाइल्यूट करना मतलब पतला करना जरूरी है और सिर्फ साफ घोल ही इस्तेमाल हो सकता है। और अगर रेक्टल सपोजिटरी है तो उसे अपना काम करने के लिए 15 से 20 मिनट तक शरीर में रोके रखना होता है। और जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। इस दवा को कभी भी किसी भी हालत में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी सीधे मसल्स में नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि इसका नतीजा बहुत तकलीफदेह हो सकता है। तेज दर्द से लेकर फोड़ा बनने तक का गंभीर खतरा रहता है। अच्छा, तो दवा सही तरीके से दे दी गई, पर काम यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि असली काम तो अब शुरू होता है। मरीज पर 24 घंटे नजर रखना और यहां पर लगातार चौकन्ना रहना ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। ये हैं वो खतरे के कुछ संकेत जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मरीज को ठीक से नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, जी मिचला रहा है या उल्टी हो रही है, नब्ज बहुत तेज चल रही है या फिर दौरे पड़ रहे हैं, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि दवा शरीर में जहर बन रही है। और ये सिर्फ पूछने से नहीं होता कि मरीज को कैसा लग रहा है, आंकड़ों पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ती है। मतलब मरीज का ब्लड प्रेशर और सांस लेने की रफ्तार को लगातार चेक करना पड़ता है। इससे ये पक्का होता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं पनप रहा। यहां एक और बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक होता है एलर्जिक रिएक्शन और दूसरा साइड इफेक्ट। अगर स्किन पर रैश या पित्ती जैसा कुछ दिखे तो ये एलर्जी है और दवा को फौरन बंद करना पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ आम साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे मुंह का स्वाद कड़वा लगना या बेचैनी होना। इन्हें आमतौर पर मैनेज किया जा सकता है। चलिए अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। एमिनोफिलिन कितनी सुरक्षित है, ये सिर्फ उसकी डोज पर ही डिपेंड नहीं करता। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज के शरीर के अंदर और बाहर क्या क्या चल रहा है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दूसरी दवाओं का असर। देखिए, कुछ दवाएं हैं जैसे सिमेटिडाइन जो एमिनोफिलिन के असर को खतरनाक लेवल तक बढ़ा सकती हैं, और दूसरी तरफ कुछ दवाएं हैं जैसे रिफेम्पिसिन जो इसके असर को इतना कम कर सकती हैं कि इलाज का कोई फायदा ही ना हो। और ये कहानी सिर्फ दूसरी दवाइयों तक ही सीमित नहीं है। हमारी रोज की आदतें भी इस पर बड़ा असर डाल सकती हैं, जैसे शराब और चाय कॉफी जैसी कैफीन वाली चीजें। ये भी दवा के काम में रुकावट डाल सकती हैं, इसलिए इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। और आखिर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये दवा दी ही नहीं जाती, जैसे जिन्हें लिवर की कोई बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, या फिर जो महिलाएं गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं। इन मामलों में खास सावधानी बरतनी होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि इलाज से पहले पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे नियम, ये सारी चेतावनियां, ये सावधानियां, इन सब को मिला दें तो क्या बनता है? एक प्रोटोकॉल, एक ऐसा मजबूत प्रोटोकॉल जो मरीज के लिए किसी लाइफलाइन यानी जीवन रेखा से कम नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो इतने सारे नियम कानून हैं, ये कोई रुकावटें नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये वो तरीके हैं जो एक खतरनाक दवा को भी एक असरदार इलाज बना देते हैं। यही वो लक्ष्मण रेखा है जो इलाज को नुकसान से अलग रखती है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब दवाइयां इतनी शक्तिशाली हों तो इलाज और नुकसान के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर खींची कहाँ जाती है? शायद एमिनोफिलिन हमें यही सिखाता है कि वो लकीर ज्ञान, सख्त अनुशासन और लगातार निगरानी से ही बनती है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में पता चल चुका होगा, परंतु दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जानकारी दूसरों को भी मिल सके। धन्यवाद।